हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग आरबीएल बैंक लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 218 रुपए का चल रहा है और आज एक अच्छी तेजी ओवरऑल पूरा पीएसयू सेक्टर आज काफी अच्छा था। यूनियन बैंक देखोगे तो यूनियन बैंक भी लगभग 4.5% के आसपास अब था। आईडीएफसी बैंक में थोड़ी हल्की तेजी थी और आईसीआईसीआई बैंक में थी। और इसी के अलावा देखा जाए तो पीएनबी भी आज निचले लेवलों से पलटा है, अपने 200 डेज के एक्सपोनेंशियल के पास से पलटता हुआ देखने को मिला है। तो आज ओवरऑल सेक्टर काफी अच्छे थे। तो एक मुझे यहाँ पर आरबीएल बैंक काफी अच्छा देखने को लग रहा है। क्यों अच्छा देखने को लग रहा है, बॉम्बे अब टेक्निकल्स में चलेंगे तब आगे। फिलहाल इसके देखते हैं हम लोग पहले फंडामेंटल और उसके बाद देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निकल पार्ट, क्योंकि टेक्निकल पे कुछ बहुत सारे बढ़िया पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से। तो मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 13,270 करोड़ का देखने को मिलता है, सिर्फ तो नहीं, अच्छा खासा है। और फेस वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 रुपए की है। इंटरेंसिक वैल्यू भी देखोगे 373 की है। बुक वैल्यू भी देखोगे तो बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है एक तो स्टॉक, और अपने इंटरेंसिक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी देखोगे तो सिर्फ 10.6 का निकल के आ रहा है, और इंडस्ट्री का पी है जबकि 12 है। तो स्टॉक तो हर लेवल से देखा जाए तो एक अंडर वैल्यू की कैटेगरी में हम लोग इसको डाल सकते हैं। क्वार्टरली अगर हम लोग देखेंगे तो क्वार्टरली काफी अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अच्छे निकल के आए। अगर यहाँ पर हम अपने सारी चीजें देखते हैं, या अगर यहाँ पर देखोगे तो ये रहा जून 2024 का कंप्लीटली यहाँ पर डेटा, और ये रहा जून 2023 का डेटा, और बाकी का ये है क्वार्टर का मार्च 2024 का डेटा। तो इन तीनों डेटाओं से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थी जून 2023 में थी सेल्स थी 2856 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी। इस बार रेवेन्यू आया है 3496 करोड़ का। तो काफी अच्छा है, एक अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिल रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पे की, पिछली बार करी थी 1434 करोड़ की, इस बार की है 1796 करोड़ की, और लगभग लगभग उसी के लेवल्स पे है। मार्जिन में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बेहतर हुए हैं। पिछली बार 11 नेगेटिव में 11% के थे, इस बार और नेगेटिव में ही 9% के हैं। तो और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट निकल के आया है वो 313 करोड़ का निकल के आया है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इस बार अदर जो इनकम है वो 805 करोड़ की है, और सब कुछ काटा पीटी कर करने के बाद में अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट आया है 372 करोड़ का। पिछली बार ये था 353 करोड़ का, और अगर ईयर से पहले देखोगे तो 288 करोड़ का निकल के आ रहा था। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, जो किस बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एनपीए। अगर एक साल पहले एनपीए देखोगे तो 3.22 था, अब वो घट के रह गया है 2.61। लेकिन अगर रिसेंट क्वार्टर से देखोगे तो एनपीए में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, 2.65 से बढ़कर के 2.69% हो गया। डेफिनेटली कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें, लेकिन जो नेट एनपीए है वो घटता हुआ देखने को मिला है। और हालांकि क्वार्टर से तो इंटैक्ट है, लेकिन पिछले साल से देखोगे एक से घट करके 0.74% रह गया है। ये अच्छी चीज है। और ओवरऑल ईयर पे देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर एनपीए भी देखोगे तो एनपीए में भी गिरावट देखने को हम लोगों को मिल रही है। ईपीएस देखोगे तो ईपीएस में सुधार देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज है काफी। टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो एनपीए काफी अच्छे लेवल्स पे है। अगर यहाँ पर देखोगे तो अब 1251 करोड़ का है, 20 के आसपास एनपीए है। क्योंकि ये कंपनी मुझे ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें ज्यादा इक्विटी का डायल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। यूनियन बैंक हो गए और अदर बैंक हो गए, उनमें इक्विटी का डायल्यूशन बहुत हैविली है। यहाँ पर इतना ज्यादा डायल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। रिजर्व भी देखोगे तो 14,000 करोड़ के ऊपर के हैं, 14,181 करोड़ के हैं, जबकि अगर हम लोग मार्केट कैप देखेंगे तो 13,270 करोड़ का निकल के आता है। तो बैलेंस शीट भी देखोगे तो बैलेंस शीट के जो रिजर्व है उससे भी अगर कम मार्केट का कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो 28% है। रिसेंट क्वार्टर में एफआई का स्टेक 25% से बढ़कर के 28% हो गया है। डीआई का देखोगे तो 20%। यहां पर भी एफआई ने भी खरीदारी की है और डीआई ने भी खरीदारी की है। और पब्लिक की होल्डिंग 54% से घट करके 50% रह गई है। और पब्लिक में कुछ नाम वगैरह है तो ठीक ठाक से हैं। ओवरऑल 3 4.5%, 3%, 4 3 7 7 और 2 9 9 9 9 2 11 11 लगभग 13%। तो लगभग देखा जाए तो मोटा मोटी 32-33% के आसपास मार्केट में फ्री फ्लोट अभी भी अवेलेबल है। तो ये तो हो गए ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल हम लोगों ने देखने की कोशिश की। यहाँ पर हम लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा, बैलेंस शीट देखी, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखा, क्वार्टर के रिजल्ट भी देख लिए। और एक बार हम लोग पीएस से और देख लेते हैं। तो पीएस में भी देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का 18 पे है, आईसीआईसीआई बैंक 18 पे है, एक्सिस बैंक भी 13 पे है, कोटक बैंक भी 19 पे है। तो आरबीएल बैंक उनमें काफी अच्छा है। और क्योंकि एक स्मॉल पीएसयू है, तो पीएसयू नहीं है, ये पीएसयू नहीं है, ये भी एक प्राइवेट बैंक है, तो काफी अच्छा लग रहा है।
तो फिलहाल अब चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस स्टॉक में क्या बन रहा है, यहाँ पर देखोगे तो एक सपोर्ट जोन था और यहां से अब काफी अच्छा पैटर्न बनता हुआ देखने को, स्टॉक अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयारी कर रहा है और बिल्कुल अपने सपोर्ट से बाउंस दिखाया है। और अच्छी चीज क्या देखने को मिली, यहाँ पे वॉल्यूम का भी पॉपअप देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लगा तो था कि एक बार की ब्रेकडाउन आ गया है, लेकिन स्टॉक ने वापस से पुल बैक लगाया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट आया था कि अरे स्टॉक में ब्रेकडाउन आ गया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। लेकिन मैं एक बार ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा था और ये ग्रीन कैंडल फाइनली आ चुकी है। 218 रुपए पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहां से देखोगे तो अब स्टॉक नेक्स्ट लेवल के स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो स्टॉप लॉस अब बिल्कुल 205 रुपए के नीचे रहने वाला है। और टारगेट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है टारगेट। तो टारगेट के लिए हम लोग ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा समथिंग अराउंड 270 रुपए का ही हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो हाईली फेवरेबल है। और दूसरा टारगेट पे अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा टारगेट हमारा रहने वाला है कुछ ये, जो कि निकल के आ रहा है लगभग 290 295 रुपए पे निकल के आ रहा है, काफी अच्छा है। अब यहां से अगर इसमें ब्रेकआउट निकल के आता है तो ब्रेकआउट पे देखेंगे कि क्या पोजीशन बन रही है। तो इसके लिए देखते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं तो यहाँ पे जो पैटर्न बन के आता है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। अगर मैं इन ट्रेंड लाइनों को हटा देता हूँ, ये छोटी छोटी जो ट्रेंड लाइन है इन सबको अगर हम लोग हटा देते हैं, फिर देखना क्या जबरदस्त यहाँ पे एक चीज बनती है, देखना देखने वाली जो काफी इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पे ये पुरानी ट्रेंड लाइन है तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं और एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। एक सिंपल सी, अगर इसके बॉटम को देखा जाए, ये लुक एट दैट, ये इसके ऊपर मुझको क्लोजिंग चाहिए पड़ेगी। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं बिल्कुल कुछ इस प्रकार से, तो और ज्यादा बेटर क्लियर होगा कि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस दिखा देखने की कोशिश कर रहा था स्टॉक, यहाँ से ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया लेकिन रिटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए पड़ेगी जो कि 284 रुपए की, और ये लंबे समय हो गया काफी। अगर इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट नवा महीना चालू है। अब क्या नवे महीने के बाद में इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, देखने वाली बात है। क्योंकि ये अगर ब्रेक देता है तो इसके बाद सीधा जो अगला टारगेट निकलेगा वो 402 रुपए के 400 रुपए के निकल के आएगा और स्टॉक को लिए चार चांद लगने वाली बात होगी। फिर उसके बाद में हो सकता है कि वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिले वापस से, लेकिन अगर ये टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ये थे फिलहाल आरबीएल बैंक को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।